हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने चीन के संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया, जिसमें लगभग हमने 7-8 पॉइंटों को विस्तार से वर्णन किया। आगे के पॉइंटों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 9वां पॉइंट। अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया गया है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी अस्तित्व स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व है। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है, किंतु व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राज्य की क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात समाजवादी राज्य के स्वामित्व और प्रबंध में संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकतानुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्युनन इसका उदाहरण है। चीन की अर्थव्यवस्था का प्रधान आधार जन कम्युन है। 1982 में जन कम्युनों की संख्या लगभग 54,352 थी। प्रत्येक कम्युन आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। इसके सभी सदस्य सामूहिक रूप से खेती तथा अन्य धंधे भी करते हैं। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों को दंडनीय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य कानूनों के द्वारा कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत, मकान इत्यादि की सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है एक दलीय प्रणाली। नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमिका की सराहना की गई है। संविधान से स्पष्ट होता है कि चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। चीन की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि पिछले 30 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा रखी है एवं बड़ी सफलताएं अर्जित की है। चीन में कहने के लिए साम्यवादी पार्टी के अलावा 8 पार्टियां हैं, पर इनका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी की ही करती है। जून 1985 में साम्यवादी पार्टी की सदस्य संख्या लगभग 4 करोड़ से अधिक थी। चीनी साम्यवादी पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार चीनी सर्वहारा वर्ग के अग्रिम दस्ते के रूप में चीनी साम्यवादी दल एक ऐसी पार्टी है जिसके पास किसी भी शत्रु के विरुद्ध अडिग संघर्ष करने में जनता का नेतृत्व करने की हिम्मत और सामर्थ्य है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लेते हैं हम, केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार एक केंद्रीय सैनिक आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यह आयोग देश की सेना का नियंत्रण तथा निर्देशन करेगा। इस आयोग का गठन सभापति, उपसभापति तथा अन्य सदस्यों से मिलकर होगा। इस आयोग की कार्यप्रणाली के संबंध में संपूर्ण जिम्मेदारी सभापति की होगी। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आयोग का सभापति राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्रीय सैनिक आयोग का अध्यक्ष सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सैनिक आयोग के नियंत्रण में लगभग 20 लाख शक्तिशाली व्यक्तियों की सेना है तथा चीन की आणविक शस्त्रों पर भी सैनिक आयोग को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। व्यवहार में देखा गया है कि सैन्य आयोग का अध्यक्ष अपनी इस स्थिति के आधार पर चीन की समस्त राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति के आधार पर पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि चीन में यदि कभी सेना साम्यवादी दल से अधिक शक्तिशाली बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सेना और साम्यवादी दल के बीच संघर्ष की स्थिति जन्म न ले सके, इसके लिए राष्ट्रपति पद, साम्यवादी दल के महासचिव का पद और सैनिक आयोग के अध्यक्ष का पद, इन तीनों पदों पर एक ही व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने की स्थिति अपना ली गई है। नेक्स्ट लेते हैं
राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। नए संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इनका निर्वाचन जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राज्याध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करना, विदेशी राजदूतों से प्रमाण पत्र लेना, राष्ट्रपति को ही करने होते हैं। इसका कार्यकाल जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल की भांति 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है और देश के मार्शल लॉ भी लागू कर सकता है, पर सेनाओं के संचालन की शक्ति इसे नहीं दी गई है। यह शक्ति केंद्रीय सैनिक आयोग को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि नंबर 1, चीन भविष्य समस्त दुनिया से संबंधित है। नंबर 2, चीन पंचशील के आदर्शों का पालन करेगा। वह दूसरे देशों की प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है। वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, चीन एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए विश्व के अन्य देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाएगा। नेक्स्ट है, चीन विश्व शांति और मानव प्रगति के लिए प्रयत्नशील है और विकासशील देशों के साथ है। तो ये हमारे वहाँ की चीन के विदेश नीति के सिद्धांतों का है। नेक्स्ट लेते हैं न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वह न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। वह न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस यानी संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है। प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था तथा पिरामिड के आकार के केंद्रीय न्यायिक संगठन इस बात को दर्शाते हैं कि चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केंद्रीकरण है और न्यायाधीशों को स्वतंत्रपूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारी कुल विशेषताएं। अब थोड़ा सा लेते हैं जनवादी चीन के संविधान का मूल्यांकन क्या है। 1982 के संविधान के प्रस्ताव में यह इंगित किया गया कि संविधान राज्य की मौलिक विधि है। चीन में रहने वाले सभी राष्ट्रीय जातियाँ, राज्य के सभी पदाधिकारी, सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक संस्थान और सार्वजनिक संगठन संविधान की धाराओं से बंधे हैं। समस्त कानूनी शक्तियों का स्रोत संविधान है। सभी लोगों को संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए और उसकी मर्यादा व गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। जनवादी चीन का नया संविधान एक संक्षिप्त प्रलेख है जो कि चीन की राजनीतिक प्रणाली की औपचारिक तथा विधायी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संविधान द्वारा एक साम्राज्यवादी या समग्र शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। नियोजित अर्थव्यवस्था द्वारा बेकारी पर काबू पाने की कोशिश की गई है। आजकल चीन में संस्थागत अस्थायित्व दिखलाई देता है, अतः राष्ट्राध्यक्ष के पद की व्यवस्था करके स्थायित्व लाने का प्रयास किया गया है। चीन का भविष्य नए संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले वर्षों में चीनी साम्यवादी दल में कितनी एकजुटता बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये आज का लेक्चर चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।